या न्यू चैप्टर फ्रिक्शन। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का ही पार्ट है, एनएलएम का ही पार्ट होता है फ्रिक्शन भी एक्चुअली इकट्ठा ही दिया जाता है। सो एनएलएम फ्रिक्शन इकट्ठा, कुछ बुक में एनएलएम अलग कर देते, फ्रिक्शन अलग कर देते। अब फ्रिक्शन देखो क्या चीज़ है, तो सो वैसे फ्रिक्शन नाम से ही समझ में आता है, फ्रिक्शन ने एक अपोजिट फोर्स रहता है, मोशन को अपोज करने वाला। ध्यान देना बराबर, पहले से अच्छा टेम्पो बना के रखो। इधर थोड़े से आप बातें करते हो, मैं जब लिखते रहता हूँ, लेकिन टाइम नहीं रहता है बोलते रहने को अपने को, इसलिए क्योंकि बाकी लोगों का जो टाइम है बहुत मतलब वैल्यूएबल टाइम है। बट इसका मतलब ये नहीं समझना आप लोग कि सर को पता ही नहीं रहता, बस इतना है कि मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता और बाकी लोगों का टाइम गंवाना नहीं चाहता इसलिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग बातें कर रहे हो तो आप मुझे पता नहीं, थोड़ा शांत बैठते जाओ। तो जब तक एक्सप्लेन कर रहे हो तो बिल्कुल आप इधर उधर मत करते जाओ, ठीक है। तुम्हारा चालू रहता है ना एकदम, मेरा ऐसे होगा कि इसको उधर पीछे देखना, इधर करना, उधर दिखना, रहता है थोड़ा सा अनस्टेबल एलिमेंट जैसा दिखता है, तो ऐसा मत करो, ठीक है। ओके, सो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में देखो क्या हो, जैसे कि एक ब्लॉक ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये ब्लॉक ले रहा हूँ, इस ब्लॉक को अगर मैं खींचता हूँ फोर्स से, अगर मैं पुल करता हूँ तो बंद कर देता हूँ पहले। सो फ्रिक्शन में देखो, देखिए कि ब्लॉक को मैं खींच रहा हूँ यहाँ पे, तो ये ब्लॉक को खींचूंगा तो यहाँ पे जो सरफेस है, ये सरफेस इसके ऊपर रखा हुआ है, तो ये सरफेस में इरेगुलरिटीज रहती है। इसके पहले थोड़ा सा बताने में आया था, मतलब दिखता नहीं है, मतलब माइक्रोस्कोपिक अगर आपने ऑब्जर्वेशन अगर किया, इसको अगर ऐसा जूम करके देखते हो तो आपको ये पोर्शन ना ऐसा दिखेगा एक्चुअली, ये वाला पोर्शन जो है ना ऐसा 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 दिखेगा, और ये दूसरा वाला उसमें ऐसे उसके वो जो टीथ है या ग्रूव्स है एक दूसरे में ऐसे फिट हो चुके रहेंगे। इवन मतलब आपको मान लो कि दो ग्लास सरफेस भी है, दो ग्लास, ये भी ग्लास की स्लाइड है, ये भी ग्लास है, तो भी वो चिपक जाते हैं आपस में, मतलब ग्लास के ऊपर से ग्लास घसीटा नहीं जाता आसानी से, एकदम टाइट हो जाते वो इस तरीके से। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी इरेगुलरिटीज रही जो आपस में लॉक हो जाती है। लॉक होने के कारण हम इसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक ब्लॉक खींचा ही नहीं जाता है, ब्लॉक खींचा नहीं जाता है क्योंकि ब्लॉक बहुत हैवी है। ब्लॉक मान लो कि मैंने सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन भी आपको किया था, एक मान लो ब्लॉक 1000 न्यूटन हैवी है, इसका वेट इतना ज्यादा है, तो इस ब्लॉक को खींचने के लिए कम से कम कितना फोर्स लगेगा? यस, 1000 न्यूटन लगेगा। ऐसा किसी के मन में आ रहा हो तो एकदम गलत डायरेक्शन में वो सोच रहे हैं कि 1000 न्यूटन के ब्लॉक को खींचने के लिए 1000 न्यूटन का फोर्स लगेगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कितने भी 1 न्यूटन से भी हो सकता है। अगर मान लो ये सरफेस है, अगर मान लो ग्लास है या आइस है, आइस, और आइस के ऊपर मान लो ये बॉक्स है, किसी ग्लास का है या फिर कोई मेटल का है, तो आइस के ऊपर से आराम से स्लाइड होगा। एक छोटा बच्चा हाथ मार देगा तो भी भाग जाएगा ब्लॉक, मतलब 1 न्यूटन के फोर्स से भी, 1 न्यूटन के फोर्स से भी इसको घसीटना पॉसिबल है। जरूरी नहीं में मत रखो ये कि 1000 न्यूटन का तो 1000 न्यूटन की शक्ति लगेंगी, नहीं। हाँ, ऊपर उठाने के लिए पूरे 1000 न्यूटन लगेंगे, लेकिन साइड में अगर आपको उसको ढके, नो नीड ऑफ 1000 न्यूटन, क्योंकि आपको सिर्फ 1 न्यूटन में, 2 न्यूटन, 5 न्यूटन में भी काम हो सकता है। मतलब आपको बस ये इरेगुलरिटी तोड़ना है, ये लॉक तोड़ना है जो फंस चुके हैं ना दो चीजें आपस में, उसके सरफेस के बीच में जो कांटेक्ट आया है, दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आए, जिसकी वजह से इरेगुलरिटीज आपस में फंस गई है। वो इरेगुलरिटीज को, जैसे कि मान लो ये इरेगुलरिटीज आपस में फंस गई है तो निकल नहीं पा रही, ज्यादा ताकत लगाएंगे तो टूट जाएगी, इरेगुलरिटीज टूट जाएगी तो ब्लॉक आगे चला जाएगा। जैसे कि देखो, एक आधा मतलब बहुत पुराना वुडन बॉक्स है, लकड़े का बॉक्स है और बहुत पुराना है, पानी वानी उसके ऊपर बहुत गिरा हुआ है, और ऐसे लकड़े का बॉक्स है, और एक आधे अगर मान लो टाइल्स के ऊपर से, फर्श के ऊपर से अगर उसको घसीटते हुए लेके जाते हैं वुडन बॉक्स, सो देखो उस वुडन बॉक्स की छोटे 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 जो बारीक बारीक किलचियाँ नीचे पड़ी रहती है जमीन पे, इसका मतलब क्या होगा, वो इरेगुलरिटीज टूट जाती है, और उसका फिर वो जो मतलब थोड़ा छोटा 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 टुकड़े टकड़े उसके ऊपर वो एक आधा घसीटा, एक आधी अलमारी लकड़े की अगर आपने घसीटी तो नीचे पूरा ऐसा छोटा छोटा टुकड़े टकड़े उसके गिर जाते हैं। वो क्या होते हैं, उसकी रेगुलरिटीज आपस में टूट जाती होगी, ब्रेक हो जाती होगी, इसलिए वहाँ पे वो छोटा सा आपको ऐसे रेसिडुअल्स दिखता है जमीन पर, मतलब इरेगुलरिटीज रहती है, भले ही कितने भी स्मूथ दिखो दिखने के लिए ऊपर से, लेकिन इरेगुलरिटीज रहती है, मतलब रहती है। ठीक है बेटा, एक काम कर, आप इधर आ जाओ रिक्वायर्ड, क्योंकि इरेगुलरिटीज तोड़ने का ही काम। अगर मान लो यार एक ग्लास निकाला, वो भी उसके ऊपर रख दिया, तो खींचने के लिए बहुत ही मामूली सा फोर्स लगेगा, मतलब खींचने के लिए बॉक्स के वेट जितना फोर्स नहीं लगता, बस वो इरेगुलरिटीज टूटनी चाहिए। मतलब किसको ओवरकम करना है, मतलब किसको, फ्रिक्शन को। वो जो फ्रिक्शन होने वाला था दोनों के बीच में, बस उसको अपन ने ओवरकम कर लिया, उसको ओवरकम कर लिया ने काम हो गया, अपना ब्लॉक मूव हो पड़ेगा इस तरीके से। ये इसका मतलब यहाँ पे सब ये फंडामेंटल है। अब देखो इधर ध्यान दो, अब यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीजें आपको समझनी पड़नी। इधर देखो, अभी ये तो कुछ खास ऐसे लिखने लायक या फोटो निकाल के रखने लायक चीजें नहीं है, कुछ मेरे पास मतलब डायरेक्टली मेरे हैंड रिटन नोट से रिलेटेड, वही मैं आपको फोटो निकाल के देने वाला डायरेक्ट, पहले समझा देता हूँ पूरा। अभी तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ना, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे इरेगुलरिटीज आपस में हो गई लॉक। ठीक है, मान लो ये ब्लॉक कुछ 5 kg का है, ओके, और ये ब्लॉक को मैं फोर्स लगाने वाला हूँ,
ये ब्लॉक को ना मैंने लगाया फोर्स 1 न्यूटन का, तो ये ब्लॉक अपने जगह से टच से मस नहीं हुआ, हिला भी नहीं अपने जगह से। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो 1 न्यूटन से ज़्यादा है, इसलिए वो ब्लॉक अपने जगह से हिल ही नहीं रहा। फिर मैंने ना 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ब्लॉक अपने जगह से हिला ही नहीं। 3 न्यूटन भी लगाया, 4 न्यूटन भी लगाया और 5 न्यूटन भी लगाया तो भी ब्लॉक अपने जगह से हिल भी नहीं रहा है। लेकिन मैंने जब 5.0001 न्यूटन लगाने की कोशिश की तो ये ब्लॉक जस्ट चल पड़ा। मतलब इसका मतलब है कि 5 न्यूटन पे वो काय पे आ गया था, जस्ट मूव होने के कंडीशन पे आया था। मूव तो नहीं हुआ था बट वो जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग, जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन, इट वॉज अबाउट टू मूव। मतलब ये 5 न्यूटन फोर्स ऐसा फोर्स रहा इस पूरे प्रोसेस के दरमियान कि जिस फोर्स के लगाने पर ब्लॉक अभी आखिरी बार स्टेबल था। यहाँ पे फुल स्टेबल, फुल स्टेबल, फुल स्टेबल, फुल स्टेबल, 4.9 तक भी फुल स्टेबल, लेकिन 5 न्यूटन पे वो थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ा देता हो तो मूव होने वाला है। मतलब 5 न्यूटन पे वो क्या था, मतलब आखिरी बार वो रेस्ट पोजीशन में था, बस उससे बाद वो अभी मोशन में आने वाला है। मतलब इसको बोलते हैं लिमिटिंग कंडीशन। कौन सी लिमिट है? मतलब यहाँ पे हमने जितना फ्रिक्शन रह सकता था उतना फ्रिक्शन हमने ओवरकम कर दिया। तो इस 5 न्यूटन का फ्रिक्शन यहाँ, मतलब यहाँ पे देखो 1 न्यूटन से खींचने के बाद, 1 न्यूटन से खींचने के बाद ये अपने जगह से मूव नहीं हुआ है, तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन रहा होगा। रहने ध्यान इधर चाहिए, उधर कॉपी में क्या देख रहे हो वो बाद में घर में पढ़ सकते हो। क्या पढ़ रहे हो क्या आप लोग? ने बिल्कुल अपने जगह से मूव नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना रहा होगा? यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अपन ओवरकम नहीं कर पाए, बराबर है। 2 न्यूटन पे भी नहीं कर पाए, 3 न्यूटन पे भी नहीं कर पाए, ऐसा यहाँ पे हो रहा है। लेकिन 5 न्यूटन के बाद ना मैंने थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ाया तो ये ब्लॉक मूव हो रहा है। मतलब 5 न्यूटन से ज्यादा फ्रिक्शन यहाँ पे तैयार नहीं हो रहा। मतलब सबसे ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन दो सरफेस के बीच में कितना है? 5। उसको बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कौन सा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब इधर ध्यान दो, अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखने वाला हूँ। सो कौन बताएगा यहाँ पे? जैसे कि देखो ये फ्रिक्शन कितना रहता है ना, वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है। कौन सी चीजों पे? 2 चीजों। कौन सी 2 चीजों पे डिपेंड करता है? देखो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है 2 चीजों पे डिपेंड करता है। ये 2 चीजें कौन सी है? एक तो है कि ये सरफेस के नेचर ऑफ द सरफेस, ये सरफेस रफ है कि स्मूथ है। तो हर सरफेस का आप अपना एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहता है। क्या रहता? उसको म्यू से इंडिकेट करते हैं। कैसे? म्यू से। म्यू को म्यू एस बोलना है अपने को, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं इस म्यू को। मतलब हर सरफेस का आप अपना एक नेचर होता है। दोनों सरफेस का मिलाकर इरेगुलरिटीज कितनी है उसकी अपनी एक वैल्यू रहती है। जैसे मान लो कि टाइल्स है स्मूथ वाली एकदम, उसका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.1 रहेगा। थोड़ी सी रफ वाली टाइल्स है, उसका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.2 रहेगा। मान लो फर्श है जो बहुत रफ रहती है, टाइल्स से थोड़ी रफ रहती है, उसका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.3 रहेगा। मान लो कि रेत है, सैंड, तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो बहुत ही, रेत के ऊपर से घसीटना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसका हो सकता है 0.576 कुछ भी रह सकता है। तो ये म्यू की वैल्यू जितनी कम रहेगी उतना इरेगुलरिटीज कम है, और म्यू जितना ज्यादा हो रहा है मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होते जा रहा है, रफनेस और बढ़ते जा रही है, ऐसा उसका मतलब। ये तो म्यू एस पर डिपेंड करता है, सरफेस स्मूथ है कि रफ है उस पर डिपेंड करता है कि आपको खींचते समय आसानी होने वाली है, तकलीफ जाने वाली। मतलब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना तैयार होगा वो एक तो डिपेंड करता है इस पे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काय पे डिपेंड करता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काय पे डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पर डिपेंड करता है। एक चीज हो गई। चलो दूसरी चीज यहाँ पे देखो, एक मान लो टाइल्स है और एक मान लो सैंड है। इसके ऊपर भी मैंने ब्लॉक रखा 10 न्यूटन का हेवी ब्लॉक, इसके ऊपर भी ब्लॉक रखा मैंने 10 न्यूटन का हेवी ब्लॉक। इसको खींचने के लिए ज्यादा ताकत लगेगी, इसको खींचने के लिए ज्यादा ताकत लगेगी। सैंड नहीं रे, हाँ सैंड, हाँ तो सैंड पे खींचने में ज्यादा ताकत क्यों लगेगी? क्योंकि यहाँ पर ये जो रफनेस ज्यादा होगा, मतलब क्या ज्यादा होगा यहाँ पे? म्यू एस ज्यादा होगा, यहाँ का म्यू एस। टाइल्स थोड़ी स्मूथ रहती है इसलिए म्यू एस कम लगेगा, तो म्यू एस पे डिपेंड करता है। मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन कितना तैयार होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है म्यू एस पे। एक तो फैक्टर हो गया, ध्यान में आ गया। दूसरा भी ध्यान दो, दूसरा एग्जांपल मैं ये ले रहा हूँ, ये भी टाइल्स और ये भी टाइल्स। अब तो दोनों चीजें सेम ली मैंने। पहले मैंने भाई देखो 2 सरफेसेस अलग अलग लिए लेकिन ब्लॉक सेम लिए 10 न्यूटन के। अब मैंने सरफेसेस सेम ले लिए, एक ब्लॉक लूंगा मैं यहाँ पे 10 न्यूटन का और एक ब्लॉक लूंगा मैं यहाँ पे 100 न्यूटन का। ऐसे करता हूँ इस बार। तो अब बताओ किसको खींचने में ज्यादा ताकत लगेगी? बोलो, इसको खींचने में ज्यादा ताकत लगी 10 न्यूटन के ब्लॉक को। अभी टाइल्स है,
टाइल्स है, टाइल्स आपके घर में ही समझो, मान लो आपके घर में की टाइल्स है, छोटी सी चीज अगर खींचते हुए लेके जाना है, एक आधी प्लास्टिक का बॉक्स खींचते हुए लेके जाना है और एक आधी पूरी गोदरेज की अलमारी खींचते हुए लेके जाना, सरी की ताकत लगेगी। फिर यार कैसी बात कर रहे हो? तो छोटी सी बॉडी जो कम हेवी वाली बॉडी है, जिसका वेट कम है, उसको खींचने में कम ताकत लगेगी, और हेवी बॉडी रहेगी उसको खींचने में ज़्यादा ताकत लगेगी। बराबर है। इसका मतलब कहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा तैयार हो रहा है? मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन थोड़ा कम हो रहा है और यहाँ पे फ्रिक्शन थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा? क्योंकि मुझे बताओ, ये दोनों सरफेसेस कांटेक्ट में आने की वजह से हो रहा है ना, जो भी कुछ हो रहा है कांटेक्ट में आने की वजह से हो रहा है। लेकिन जब हल्की वाली बॉडी टाइल्स पे रखेंगे तो वो चिपकेंगे कम, हल्की बॉडी है ना, तो हल्का सा वो उनके बीच में मतलब कांटेक्ट बनेगा, तो उनके जो ये थोड़े से उतने ज़्यादा इरेगुलर आपस में उतने ज़्यादा नहीं फंसेंगे, तो उसको थोड़ा सा भी धक्का दिया तो शायद टूट जाएंगी इरेगुलरिटीज और ब्लॉक चल पड़ेगा। लेकिन एकदम हेवी बॉडी अगर मैं इस पर रखता हूँ तो ये इरेगुलरिटी ज़्यादा धंसेंगी, अब आपस में ज़्यादा फिट हो जाएगी, उनको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा हेवी बॉडी की वजह से ज़्यादा इरेगुलरिटीज टाइट हो जाती है, इरेगुलरिटी ज़्यादा टाइट हो जाएगी। जितनी हेवी बॉडी रहेंगी ये आपस में जो है टाइटनेस ज़्यादा हो जाएगा और उसको तोड़ना फिर मुश्किल हो जाएगा। सो कौन सी दूसरी चीज पर डिपेंड करता है? बॉडी के वेट पे, बॉडी के वेट पे डिपेंड करता है, ऐसा बोल सकते हो। जितनी हेवी बॉडी उतना टाइटनेस हो जाएगा, हेवी बॉडी खींचने को डेफिनेटली ताकत ज्यादा लगेगी। सो पहले केस में मैंने क्या किया, दोनों ब्लॉक सेम मास के लिए लेकिन सरफेसेस अलग अलग लिए। दूसरे केस में मैंने क्या किया, दोनों सरफेसेस सेम लिए लेकिन ब्लॉक, तो यहाँ पे भी अलग अलग फोर्स लगा खींचने में, यहाँ पे भी अलग अलग, मतलब फ्रिक्शन डिपेंड दो चीजों पे करता है, एक तो सरफेस के नेचर पे और दूसरा बॉडी कौन सी कितनी हेवी है उस पे, बॉडी के वेट पे। बॉडी के वेट पे डिपेंड करता है। लेकिन अभी इधर बताओ मुझे, मैंने अगर ये टाइल्स ली और मैंने अगर मान लो ये टाइल्स का सरफेस ऐसा लिया, ये दोनों भी टाइल्स है, इसके ऊपर मैंने ब्लॉक रखा 10 न्यूटन का और इसके ऊपर मैंने ब्लॉक रखा 10 न्यूटन का। अभी फिलहाल तो ये थोड़ा सा ही लेता हूँ, इंक्लिनेशन ज़्यादा नहीं लेता, इतना। अब मुझे बताओ इस ब्लॉक को खींचने में ज़्यादा ताकत लगेगी या इस ब्लॉक को खींचने में ज़्यादा ताकत लगेगी? पहले वाले में ज़्यादा लगे, दूसरा तो थोड़ा सा ऑलरेडी उतार पे है, ऐसे स्लोप पे, तो हल्का सा धक्का दे दिया जाएगा तो भी आ जाएगा नीचे। मतलब यहाँ पे फिर वेट पे डिपेंड नहीं करता क्या? ये दोनों 10 न्यूटन पे लिए ना मैंने, फिर दोनों तो 10 न्यूटन के लिए। इस बार तो आपने बोला ना, एक तो सरफेस पे नहीं, म्यू पे डिपेंड करता, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करता। दूसरा क्या है, वेट। लेकिन यहाँ पे तो सेम टाइल्स है तो वेट पे डिपेंड नहीं कर रहा। यहाँ पे तो वेट दोनों के सेम है तो दोनों को खींचने के लिए सेम ताकत लगनी चाहिए थी, दोनों की वेट सेम है तो सेम ताकत लगनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे हेवी जाएगा खींचना, यहाँ पे आसानी से खींच पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो वेट सेम होने के बावजूद भी अलग अलग इसलिए हो रहा है क्योंकि वेट इधर रहता है और इसको सपोर्ट ऊपर मिलता है। अब इसका भी वेट नीचे रहता है बट इसको सपोर्ट इधर मिलता है, समझ रहे? सपोर्ट इधर मिलता है। सो ये एन इधर रहता है, ये नॉर्मल रिएक्शन इधर रहती है। देखो ये आपका हो जाएगा थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे एन इज इक्वल टू एम जी है, यहाँ पे एन इज इक्वल टू एम जी है, लेकिन यहाँ पे एन इज इक्वल टू कौन सा एन ज्यादा है, पहला कि दूसरा? पहला वाला एन ज्यादा है। एन इज इक्वल टू मान लो ये 100 है बट यहाँ पे एन इज इक्वल टू 100 इंटू कॉस 60 ले लो, चलो 60 ले लो तो ये 50 आ गया। कॉस 60 में 1/2 होता है, मतलब यहाँ पे एन कम हो जाता है क्योंकि उसको पूरा सपोर्ट। देखो जब टेबल पे बॉडी रखोगे तो बॉडी का वेट नीचे एक्शन और टेबल का सपोर्ट रिएक्शन। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन कब होती है, जब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बॉडी रखोगे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बॉडी रखोगे। लेकिन किसी इंक्लाइंड सरफेस पे अगर बॉडी रखोगे तो उसको पूरा सपोर्ट मिल ही नहीं रहा है ना। कितना मिल रहा है, एन पूरा एम जी के बराबर नहीं मिल रहा है, एम जी कॉस थीटा के जितना मिल रहा है, तो इसलिए सपोर्ट ही नहीं मिलेगा और सपोर्ट ही पूरा नहीं रहेगा, सपोर्ट ही पूरा नहीं रहेगा, सपोर्ट ही नहीं रहेगा तो वो इरेगुलरिटीज लॉक हो पाएगी क्या? तो हल्का सा ही सपोर्ट मिलेगा तो हल्की सी इरेगुलरिटीज लॉक होगी। यानी वेट पे डिपेंड रहता, ऐसा बोलने के बजाय ज़्यादा बेटर एंड मोर करेक्ट आंसर कौन सा ध्यान में रखना चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड। सो वेट के ऊपर ही नॉर्मल रिएक्शन डिपेंड करती, लेकिन वेट और नॉर्मल रिएक्शन सेम कब रहती, जब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बॉक्स रखेंगे, जितना वेट उतनी नॉर्मल। लेकिन किसी इंक्लाइंड सरफेस पे बॉडी रखेंगे तो वेट और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू सेम नहीं रहती, बट रहता वो लॉकिंग किस पर डिपेंड करता है, जितना उसको सपोर्ट मिल रहा है। सपोर्ट ही नहीं मिल रहा तो लॉक ही नहीं होगा। जैसे कि मान लो कि अगर यही टाइल्स में ऐसी रख देता हूँ, अब इसके ऊपर बॉक्स रखता हूँ, ये तो अपने आप ही चल पड़ेगा नीचे, तो कोई लॉक ही नहीं होगा। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड रहता है, ये बोलना ज़्यादा करेक्ट है, याद रहेगा। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला आपके हाथ लग गया फिर आज, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसको ना एफ बोलते हैं, एफ कैपिटल है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसको स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे, अपन स्टैटिक क्या होता है बाद में समझाता हूँ। इसका फार्मूला ये रहता है, बस याद रखना। बस ये आपका पूरे चैप्टर में चलने वाला ये फॉर्मूला ही, मतलब पूरा चैप्टर ऐसा समझो। एफ इज इक्वल टू
म्यू एन, एफ इज इक्वल टू म्यू एन, एफ इज इक्वल टू म्यू इनटू एन, वेयर म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड दिस एन इज अ नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कभी कभी mg के बराबर रहेंगी, जब रहेंगे रहने दो, जब इंक्लाइंड सरफेस पे रखोगे तो n इज इक्वल टू mg नहीं रहेगा, mg cos थीटा रह सकता है, तो फिर n के जगह कभी कभी mg cos थीटा भी आ सकता है। बट जब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखोगे तो f इज इक्वल टू ये ऐसा फार्मूला आएगा कि n इज इक्वल टू mg ही आएगा जब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखोगे। लेकिन समटाइम्स आप हॉरिजॉन्टल सरफेस पे नहीं रखोगे तो n के जगह क्या आएगा, mg cos थीटा भी आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आपको ये फोर्स कितना तैयार होता है दो सरफेस के बीच में आइडिया आ रही होंगी धीरे 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 धीरे। एफ इज इक्वल टू म्यू एन फार्मूला याद रखना है। अब एफ इज इक्वल टू म्यू एन के अंदर यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, देखो भी स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, दो प्रकार क्या क्या है वो देखो भी यहाँ पे। अब देखो ये आपका सरफेस है, यहाँ पे बॉडी रखी मैंने, इस बॉडी का मास लाइक कोई भी m ले लो, चलो ये mg, ये उसको मिलने वाला n। सो यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टली सरफेस है तो कोई टेंशन ही नहीं है, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू mg ही हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे ना देखो इसमें इरेगुलरिटीज आपस में फंस चुकी होंगी, इसमें इरेगुलरिटीज आपस में फंस चुकी होंगी। अब यहाँ पे मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। अब देखो ये जो सरफेस है, सरफेस का क्या रहता है, एक म्यू रहता, अपना एक म्यू रहता, उसको म्यू एस बोलते हैं। म्यू एस है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब तक बॉडी रेस्ट पोजीशन में है, जब तक बॉडी रेस्ट पोजीशन में यानी स्टैटिक पोजीशन में, स्टैटिक यानी स्टेशनरी है, तब तक जो वहां पे म्यू काम करता, म्यू यानी कोएफिशिएंट, वो उस म्यू को बोलते हैं म्यू एस यानी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। बट एक बार अगर बॉडी को घसीटना चालू किया मैंने, एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर से घसीटते हुए मैं लेके जा रहा हूँ, एक बॉक्स को मैं घसीटते हुए लेके जा रहा हूँ, तो क्या फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा क्या, स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी तो रहेगा ना, स्लाइड होते हुए भी फ्रिक्शन चलते रहता है, तो उसको बोलने वाले कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक। इसको कौन सा बोलेंगे, स्टैटिक, और इसको कौन सा बोलेंगे, काइनेटिक। क्योंकि मोशन को काइनेटिक बोलते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी कब लाती है, मोशन में बॉडी रहती है, तो हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। सो एक रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कब रहेगा, जब बॉडी रेस्ट पोजीशन में, और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कब रहेगा, जब बॉडी मोशन में रहेगी, तब भी फ्रिक्शन रहेगा ही रहेगा। चलो ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, अभी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को अच्छे से समझना है आपको बहुत बढ़िया तरीके से। अब यहाँ पे मैंने मान लो कि फोर्स लगाया, अब इसका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ना मैं ले लेता हूँ, बता देता हूँ, उसकी वैल्यू लेता हूँ मैं 0.5। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, 0.5। ये सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू कितनी है, 0.5। और ये बॉडी का मास ले लो आप 5 kg, बॉडी का मास ले लो 5 kg। तो बताओ फिर यहाँ पर जो है, यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना तैयार होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना तैयार होगा यहाँ पे, मतलब ज्यादा से ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना तैयार होगा, तो वो फार्मूला आपको पता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला आपको पता है, ठीक है। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के फार्मूला के हिसाब से अगर मैं करूँ तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एन। म्यू एन है कौन सा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या बोलते हैं इसको, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलो, इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो बोलो अगर कोई सरफेस का म्यू है 0.5, बॉडी रखी है 5 kg, अब प्रॉब्लम चालू हो गया अपने, ध्यान देना भी। तो यहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन जो तैयार होगा वो कितना तैयार होगा, तो फार्मूला है उसका Fs इज इक्वल टू 0.5 इंटू एन एन क्या, mg, एन एन क्या, mg। सो यहाँ पे मैं लगे तो और एक बार लिखता हूँ, म्यू एस एम जी। आपको आदत करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, तो नहीं तो याद रहता। सो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इंटू mg। So Fs is equal to mu s mg. Fs is equal to mu s mg. Where Fs है क्या, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, mu s है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो बोलो वैल्यू कितनी आएंगी, कितना आया फिर, मतलब यहाँ पे हो गया 5 5 जा 25 न्यूटन का फ्रिक्शन वहाँ पे तैयार होने वाला है। कितना, 25 न्यूटन का फ्रिक्शन तैयार होने वाला है। मतलब मैं जब इसको 1 न्यूटन से खींचने की कोशिश करता हूँ तो बॉडी खींची जाएंगी क्या, नहीं खींची जाएगी ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन जब तक ओवरकम नहीं करेंगे तो बॉडी खींची जाएंगी क्या, नहीं खींचेगी। अगर मैं 2 न्यूटन से खींचता हूँ तो नहीं, 3 से नहीं, है ना, 10 से भी नहीं, 15 से भी खींचूंगा तो नहीं, 20 से भी खींचूंगा तो नहीं, और 25 से खींचूंगा तो अब क्या होगा ना, वो 25 और ये 25 कैंसिल हो रहा है।
मतलब जितना वहां पे फ्रिक्शन है उतनी ताकत मैंने लगा दी, तो अब वहां पे ये ऑलमोस्ट इट इज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन, इट इज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन, टूटने के कगार पे आ गए, टूटने ही वाली है। तो उस वक्त वहां पे उस कंडीशन को लिमिटिंग कंडीशन बोलते हैं और उस फोर्स को बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बताओ इस क्वेश्चन का लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है? तो इसी को अपन क्या बोलने वाले, एफ लिमिटिंग। इसी को आप एफ लिमिटिंग, अलग अलग टर्म में बोलेंगे सर ये एफ लिमिटिंग क्या है, ये एफ एस क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, सारी टर्म समझा दे रहा हूं। तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो सबसे मैक्सिमम वाला रहता है, उससे ज्यादा भी फ्रिक्शन वहां पे, स्टैटिक फ्रिक्शन वहां पे नहीं है, उसको एफ एस को अपन मैक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलो, हाँ ठीक है। सो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अपन एफ एक्स मैक्स बोलेंगे, ठीक है, मैक्सिमम। अब इधर ध्यान दो, अब एग्जाम क्वेश्चन पूछ रहा हूं डायरेक्टली, ठीक है। सुनो अभी इधर, यही वाला क्वेश्चन है, ये वाला, मतलब ये इसकी वैल्यू दी हुई है, ओके ये इसकी। हाँ, ये काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा आगे जाने के पहले बता देता हूँ, ओके कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है। अगर चलो मैंने फोर्स लगाते लगाते, ताकत लगाते लगाते 25 न्यूटन लगा दिया, अब तो ये टूटने ही वाला है। अब जैसे ही मैंने वहां पे मान लो कि 30 न्यूटन लगा दिया, तो टूट जाएगा लॉक और बॉडी मेरे साथ घसीटते हुए आना चालू हो जाएंगी, मतलब वहां पे अभी मोशन चालू हो गया। मोशन में भी दोनों बॉडीज के, दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन, टाइल्स में और बॉक्स में फ्रिक्शन रहेगा जब मोशन हो रहा है। अब मोशन होने के बाद जो वहां पे जो फ्रिक्शन तैयार हो रहा है उसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। कौन सा फ्रिक्शन बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। उस वक्त वहां पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तैयार होता मोशन के दरमियान उसको बोलते हैं काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब तक बॉडी मूव नहीं हो रही थी तब तक कौन सा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोला इसको? तो इसको तब तक आपने बोला था स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। लेकिन अगर एक बार बॉडी मूव होना शुरू हो गई और घसीटना चालू हो गया तो वहां पे फिर भी फ्रिक्शन तो रहेगा ही, तो उसको बोलते काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे। प्लीज इधर ध्यान देना अभी। अब आप जस्ट सोच के बताना थोड़ा सा मुझे कि ये म्यू एस जो मैंने बताया आपको कितना है 0.5, और ये म्यू के होने वाला बाद में मोशन शुरू होने के बाद दो सरफेस के बीच में जो कोएफिशिएंट है वो म्यू के हो जाने वाला, काइनेटिक वाला। तो इसकी वैल्यू इससे कम रहेगी कि ज्यादा रहेगी? इससे इसकी वैल्यू कम रहेंगी कि ज्यादा रहेगी? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गिवन द करेक्ट आंसर, इसकी वैल्यू कम रहेगी, क्योंकि एक बार खींचने में ताकत लगती है, एक बार बॉडी मोशन में आ गई कि थोड़ा सा उतनी ताकत नहीं लगती फिर उसको धकेलने के लिए। एक आधी देखो, एक आधी की कार बंद पड़ी होंगी, बैटरी डाउन हो जाती है तो फिर कार चालू ही नहीं होती, चाबी लगाने से या बटन दबाने से चालू नहीं होती, फिर क्या करते हैं? दो चार लोगों को बुलाते, भैया धक्का मारो, फिर वो सामने ड्राइवर बैठता गियर में डाल देता पहले गाड़ी, या अपनी मोटरसाइकिल भी अगर वो इग्निशन काम नहीं कर रहा होगा तो धक्का मारना पड़ता, फिर चालू हो जाती, ढंग 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 भाग जाता वो धक्का मारने वाले, हाँ बेचारे वो रह जाते अपने पीछे, ठीक है ना। वो जो वो काम कर लेता अपना भाग जाता, क्योंकि बाद में रोक नहीं सकता ना और बंद पड़ जाएंगे ना, तो भाग नहीं रहता उसको, ठीक है। हाँ भैया ठीक है, बाद में मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गाड़ी को धक्का मारने के लिए 5-6 लोगों को बुलाया जाता, बोले जीप वीप हमेशा बंद पड़ती रहती गवर्नमेंट की, ठीक है। तो उनको लोग 4-5 लोग बुलाते हैं, फिर बहुत ताकत लगा दे, बहुत ताकत लगा दे, जोर लगा के, या कहीं के कलर चेंज हो जाते हैं, वो नहीं समझता है तुमको, है ना, ठीक है। सो कुछ लोग चले जाते फिर घर में अपने, है ना, चेंज करने के लिए, इधर रहना, ठीक है। तो इधर रहना, तो 4-5 लोग मिलकर धक्का लगा रहे, गाड़ी जगह से हिलती ही नहीं है। पर जैसे ही एक बार पूरी ताकत लगा के गाड़ी के चक्के हिल गए जगह से, तो फिर उतना धक्का नहीं, फिर उसको धक्का मारने के लिए फिर 2-4 लोग तो ऐसे नाटक करते, सिर्फ हाथ लगा के मैं भी मार रहा हूँ करके, फिर थोड़े से कम भी धक्का लगाए तो भी वो गाड़ी आगे आगे भागती है। यानी एक बार स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम रहता, उसको तोड़ना मुश्किल रहता, बट एक बार अगर मोशन चालू हो गया फिर उसके बाद लगे तो उतना फ्रिक्शन नहीं रहता। तो हमेशा याद रखना, ये वाला बहुत बार पूछा भी है, एंट्रेंस में भी कई बार पूछते हैं, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू यानी कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ध्यान में रहेगा। सो म्यू के थोड़ा सा कम रहता, बिकॉज उतना फ्रिक्शन नहीं रहता, फिर एक बार मोशन चालू होने के बाद स्मूथनेस आ जाता थोड़ा सा, और वो लॉक टूट चुका रहता है, वो इरेगुलरिटीज फिर इतना नहीं रहता फिर। तो यहाँ पे जो रहता है ना, इसकी वैल्यू मैं थोड़ी सी कम ले लेता हूँ,
0.5 से कम ही लेना पड़ेगा ना, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कम रहता है। चलो ये वाली भी बात समझ में आ गई, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन में कम कौन ज़्यादा कौन, तो ये वाला कम रहता है काइनेटिक वाला, स्टैटिक वाला। और काइनेटिक भी दो प्रकार है और बाद में पढ़ाऊंगा मैं, काइनेटिक भी दो प्रकार से होता है, मोशन दो प्रकार से होता है ना, एक होता है स्लाइडिंग, एक होता है रोलिंग। स्लाइडिंग और रोलिंग, देखो पुराने जमाने में जो अपने को जब जैसे कि बड़े बड़े सूटकेस थे, अपन जा रहे रेलवे स्टेशन पे, सूटकेस को घसीटते हुए लेके जाना पड़ रहा, अभी चक्के आ गए नए वाले सूटकेस ब्रीफकेस जो आ रहे हैं नए नए कंपनी के, उसमें व्हील लग गए, व्हील लगने से व्हील क्या हो गया, रोल हो गया कि स्लाइड हो गया, व्हील नहीं रहेंगे तो घसीटना पड़ेगा चीज को, लेकिन चक्के लगा दिए तो रोल होगा, तो आसान हो जाएगा ना खींचना, फिर चक्के लग गए तो आसान हो गया। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे काइनेटिक के दो प्रकार कौन से होने वाले, एक स्लाइडिंग वाला काइनेटिक फ्रिक्शन और एक रोलिंग वाला काइनेटिक फ्रिक्शन। इसमें दोनों में कौन किसका म्यू ज्यादा रहेगा और किसका कम रहेगा, स्लाइडिंग वाले का म्यू ज्यादा रहेगा, बहुत ताकत लगती स्लाइड करके खींचने को, रोल करके खींचने को कोई ताकत, चक्के लग जाए काम ही जम गया अपना, तो ये वाला ज्यादा रहता है इन दोनों में। इन दोनों में क्वेश्चन पूछा तो ये ज्यादा रहता है, याद रखना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन एंड यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन। ये छोटा सा याद रह जाता, कुछ खास डिफिकल्ट है नहीं समझना ये वाला, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलो अभी एक्चुअल क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहता था आपको उसके ऊपर आता हूँ भी डायरेक्टली। अब जिस क्वेश्चन से ना पूरा क्रिस्टल क्लैरिटी हो जाएगी सारी चीजों में, अब ध्यान देना बराबर, इधर देखो, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास है 5 kg और यहां पे ये दो वैल्यू दे देता हूं आपको, एक देता हूं म्यू एस और एक देता हूं म्यू के, दो वैल्यू भी दे दी मैंने आपको। अब इस ब्लॉक को ना मैं फोर्स, इसका वेट तो पता ही आपको कितना है, एन ए नॉर्मल रिएक्शन ये बराबर है ना, 5 का 50 हो जाएगा, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा, एन इज इक्वल टू कितना है 50, ठीक है। चलो अब यहाँ पे स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्स टू मैक्स, ज्यादा से ज्यादा स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना रहेगा, एफ इज इक्वल टू क्या होता है म्यू एन एस, म्यू एस एन, सॉरी म्यू एन एस, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस कितना है और एन कितना है, एन है अपना कितना 50 है, 50 है, कितना हो गया 25 न्यूटन का हो गया, ठीक है इस तरीके से। तो अगर मैं यहां पे अब 5 न्यूटन का फोर्स अगर लगाता हूं, कितना न्यूटन का, चलो 10 लगा देते हैं, 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं, तो बताओ बॉडी मूव होगी कि नहीं होगी, अच्छे से बताओ यार, सोच समझ के बताओ, मोशन में आएगी, क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेरे पास कितना है, यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसको लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, वो कितना है 25 है। सो इफ आई एम अप्लाइंग द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन टू मूव द बॉडी, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए, इफ आई एम अप्लाइंग द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन टू मूव द बॉडी, बट बॉडी विल नॉट बी एबल टू मूव, सो इन दैट केस स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी रहेगी, एबीसीडी ऑप्शन दिए है, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी रहेगी, एबीसीडी ऑप्शन दिए है। 10 न्यूटन का फोर्स लगा के मैंने बॉडी को खींचने की कोशिश की, लेकिन बॉडी अपने जगह से हट नहीं रही है, तो वहां पे क्यों नहीं हट रही है, क्योंकि फ्रिक्शन है, तो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी रहेगी, कितनी रहेगी, फाइव रहेगी, 10 रहेंगी, 15 रहेंगी कि 25 रहेगी, ये आंसर किसी का है, नहीं, बी, सी, हाँ ठीक है, सी है ना 15 पूरा है ना 15 कि 7.5 आधा, हाँ फिर अच्छा पूरा, हाँ ठीक है 15 है, 25 पूरी की पूरी 25, ठीक है। तो ये वाला जो आंसर है बेटा रॉन्ग आंसर, ठीक है ना, ध्यान में रखना, बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि करेक्ट आंसर ये बराबर है कि नहीं, कितने लोगों का है, होना समझ रहे, ये नहीं होना चाहिए था, ये एग्जाम के क्वेश्चन है, तो फंडा ही क्लियर नहीं था, काय के आंसर ऐसे आंसर देते बच्चे, ऐसे ये क्वेश्चन का आंसर गलत कर रहे हैं ना, शम से डूब मरने वाली बात है, इनको फंडा ही नहीं पढ़ाया टीचर ने, ये वाला आंसर अगर कर रहे होगे आप लोग तो, क्योंकि उनको एक्चुअल रियल फंडा ही नहीं बताया गया है, टीचर भी देता है ये आंसर, आपकी गलती नहीं है, टीचर भी देते हैं, आप तो बहुत छोटे छोटे हो, इसका आंसर है ये वाला,
ये तो काय को ये दे रहा है, अभी ये नहीं है, इसका आंसर ये वाला। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या रहता है अभी अच्छे से समझो, अभी तक कुछ भी नहीं समझा आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, थोड़ा थोड़ा समझा, अभी बहुत अच्छा समझना बाकी है। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का आंसर यहाँ पर 10 न्यूटन रहेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है ना, एक सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, एक स्मार्ट फोर्स है, एक इंटेलेक्चुअल फोर्स है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है। कैसा फोर्स है? सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स, वो सेल्फ है। ऐसा नहीं कि मतलब इतना है मेरे पास तो उतना भी मैं यूज करूं। जैसे कि देखो ये फोर्स कैसा रहता है, जैसे मान लो ये आदमी है, एक यहाँ पे एक वॉल है, इस वॉल को यहाँ पर एक क्लैंप वगैरह है, ये आदमी ने क्या कर दिया, इस क्लैंप को पकड़ के रख दिया, ठीक है, ठीक है, इस क्लैंप को पकड़ के रख दिया। और आप क्या होने इधर खड़े हो और आपने इस आदमी को ये पकड़ा है इसकी कमर में, रस्सी डाल के इसको ऐसी कमर को पकड़ लिया उसके, और आप इसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं इसको खींचने की कोशिश कर रहे हो। ये बहुत हेवी आदमी अच्छा है, लेकिन आप भी इसको खींचने की भी कोशिश करने वाले, तो उसको नहीं आना है, तो इसको पकड़ लिया उसने क्लैंप पे, दीवार को क्लैंप था, उस क्लैंप को पकड़ लिया मैंने, और आप इधर खींचने वाले हो। अगर मान लो इसने खींचा ही नहीं, सिर्फ हाथ ही ऐसे ऐसे किया, मैं तेरे को पकड़ूंगा सिर्फ मैं तेरे को, तो ये ना, ये जो आदमी है ना, ये आदमी इसके पास खुद को पकड़ के ताकत से पकड़ के रखने की इतनी एबिलिटी है, कितनी 100 न्यूटन से वो पकड़ के रख सके, इतना ताकतवर है ये। अब इसने दूर से पकड़ने की सिर्फ धमकी दी, तो भी वो 100 न्यूटन से पकड़ लेगा, फालतू जोर निकालेगा, काम न धंधे फालतू, सिर्फ पकड़ने वाला था, ये पकड़ूंगा मैं तेरे को बोला, तो क्या फिर भी 100 न्यूटन से पकड़ लेगा क्लैंप को? नहीं, ठीक है देखेंगे, तू पकड़ेगा तब मैं सोचूंगा क्या करना है। तो ये कुछ भी अपोजिंग फोर्स नहीं लगाएगा। बट मान लो अभी इसने इसको पकड़ लिया और इसने इसको इधर खींचने की कोशिश की 10 न्यूटन से या 5 न्यूटन से, कितने से? वो अपने आप को बचाने के लिए कितनी ताकत लगा सकता है? ये 100 न्यूटन की लगा सकता है, लेकिन इसने सिर्फ कितने से खींचा? तो भी फालतू 100 न्यूटन का जोर निकालेगा क्या ये क्लैंप के ऊपर? काय को निकालेगा? 5 ही न्यूटन का निकालेगा। तू 5 से खींच रहा है, मैं भी 5 से टाइट हो जाता हूँ, सो दैट तू मुझे खींच ही नहीं पाए, तो ये भी सिर्फ 5 न्यूटन का ही ताकत लगाएगा, यानी अपोज करेगा। हाँ, फिर बोला अच्छा ऐसा है कि इसने 10 लगाया, तो ये और 10 से पकड़ेगा, इसने 20 लगाया, ये 20 लगाएगा, तो जितना ये इसे खींचने के लिए फोर्स लगाएगा ना, तो ये आदमी भी खुद को बचाने के लिए उतनी ताकत का इस्तेमाल करेगा। अननेसेसरीली अगर इसके पास इतनी ताकत है, तो पूरी ताकत फालतू काय को लगेगा, है ना? एक छोटा बच्चा अगर आपको खींच रहा है, आपको मालूम है इससे कुछ होने वाला नहीं, तो भी आप पूरी 1000 न्यूटन की ताकत लगाओगे कि इधर? अननेसेसरी नहीं लगाओगे, अपने आप को बचाने के लिए। वो 5 लगाएगा, आप भी 5 से टाइट हो जाएगी, वो 10 लगाएगा, आप भी 10 से टाइट हो जाएंगे। अगर इसने 1000 न्यूटन की ताकत लगाई, तो फिर ये पूरी ताकत अपनी वाली इस्तेमाल करेगा, ठीक है? यानी ये अपने वाले शक्ति को क्या कर रहा है? एडजस्ट कर रहा है। सो इसकी जो अपोजिंग एबिलिटी वो सेल्फ एडजस्टेबल है, सेल्फ एडजस्टेबल है। इसी तरीके से फ्रिक्शन का भी वैसा ही है, फ्रिक्शन का भी वैसा ही है। भले ही मैंने यहाँ पे मेरे पास एफ मैक्स है कितना, इसको लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। म्यू एस एन वाला फार्मूला है ना, म्यू एस एन वाला फार्मूला लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का एफ मैक्स का फार्मूला है। सो इसके पास एफ मैक्स सबसे पहले निकाला, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के वाले स्टेप नंबर 1 रहेंगे आपकी। स्टेप नंबर 1 किसी भी फ्रिक्शन के प्रॉब्लम की स्टेप नंबर 1 है म्यू एन, यानी म्यू एस एन, जिस म्यू एस इंटू एन से क्या निकलेगा, जो आंसर निकलेगा, काय का आंसर निकलेगा, ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन तैयार करने की एबिलिटी सिस्टम के पास कितनी है, अपोज करने की एबिलिटी कितनी है? 25 है, मान लो 25 है, लेकिन मैंने सिर्फ 10 न्यूटन से ही खींचा या मैंने सिर्फ 5 न्यूटन से ही खींचा, तो यहाँ का फ्रिक्शन अननेसेसरीली पूरा 25 की शक्ति का को इस्तेमाल करेगा, उसके लॉक सिर्फ 5 न्यूटन से अपोज करेगा। इसको लॉक ये 5 से खींच रहा, तो ये लॉक जो है वो 5 से अपोज करेगा, तो वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 5 न्यूटन आएगा। बॉडी रेस्ट में है कि मूव हो गई, तो उस 5 न्यूटन के फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बोलो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? 5। अगर मैंने इसको 10 से खींचा, तो यहाँ पे ये इरेगुलरिटीज 10 से ही तैयार होगी, मतलब फ्रिक्शन करेगी, तो यहाँ पे स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो गया? 10 हो गया। 15 से खींचूंगा 15 होगी, 20 से खींचूंगा 20 होगी, और 25 से खींचूंगा तब 25 होगी। समझ रहे? मतलब स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी रही थी? तो अप्लाइड फोर्स जितनी रहती है, जितना अप्लाई करोगे उतना ही वो इस्तेमाल होगा। तो ये एक सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स, अननेसेसरीली 25 का यूज नहीं करेगा वो। सो सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है। इफ यू आर अप्लाइंग 10 न्यूटन, इट विल आल्सो प्रोवाइड 10 न्यूटन फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन और स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स।
इट इज ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स व्हेन द बॉडी इज इन स्टेशनरी कंडीशन। स्टैटिक पोजीशन में जब तक बॉडी है तो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स जितनी रही थी। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ना, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक टीचर की तरह होता है। जैसे क्लास में बच्चा है, अगर क्लास में बच्चा अगर कम गड़बड़ कर रहे तो टीचर कम डांटेगा, बच्चे ज्यादा गड़बड़ कर रहे तो ज्यादा डांटेगा, गड़बड़ नहीं कर रहे तो नहीं डांटेंगे। ऐसे ही होगा ना, ठीक है। एकदम ही करेंगे तो क्लास के बाहर उठा के फेंक देंगे, ठीक है। वो कंडीशन आने की 25 न्यूटन के बाद आएंगे वो आदमी, ठीक है। बट टीचर्स जो है वो टीचर्स की तरह होता है, कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टीचर की तरह होता है। बच्चे कम गड़बड़ करेंगे टीचर कम डांटेंगे, बच्चे ज़्यादा गड़बड़ करेंगे टीचर ज़्यादा डांटेंगे, बच्चे गड़बड़ नहीं करेंगे टीचर नहीं डांटेंगे। जैसे कि इसने सिर्फ इसको धमकी दी थी कि मैं खींचूंगा, तो बोले ठीक है बाद में देखते हैं, वो काय को जोर लगाएगा फालतू ही, है ना। तो उसको भी कौन सी ऐसी पड़ी अपने कलर चेंज करने की, है ना। मतलब समझ सकते हो आप लोग, अननेसेसरीली तो ऐसा थोड़ी ना होता है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये कोई स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है। तो बताओ 10 न्यूटन से मैं खींचूंगा, भले ही मेरे पास अवेलेबिलिटी कितनी की है, पर मैं फोर्स कितना यूज करूंगा। यस, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सिर्फ 10 न्यूटन का यूज होगा, यहाँ पे ध्यान में रहेगा। अब चलो यहाँ पे देखो, आगे देखो, अभी यहाँ पे धीरे धीरे चेंज करते हैं अपन इसमें। अभी देखो लाइक मैंने 15 न्यूटन, अभी यहाँ पे क्या करना है आपको सुनो, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अपन आगे। यहाँ पे ना थोड़े से कॉलम बना देता हूँ। चलो इधर देखो, एपेक्स मैक्स कितना है, लेकिन मैंने सिर्फ ताकत लगाई 5 न्यूटन की, तो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन। तो बॉडी का एक्सेलरेशन, क्योंकि बॉडी मूव ही नहीं होगी तो एक्सेलरेशन कहाँ से है। अगर मैंने 10 न्यूटन लगाया तो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 10 न्यूटन का एक्सेलरेशन। अगर मैंने 15 न्यूटन लगाया तो 15 न्यूटन का स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन सिर्फ 20 लगाया, 20 का स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन 0। अगर मैंने यहाँ पे 25 न्यूटन फोर्स लगाया तो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 25 आएगा। इसको लिमिटिंग वैल्यू बोलते, इसको लिमिटिंग वैल्यू बोलते, और एक्सेलरेशन अभी भी 0। समझ में आ रही बात। लेकिन अब अगर मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया 26 न्यूटन का, कितना फोर्स लगाया 26 न्यूटन का फोर्स अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, तो बताओ वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F कितना आएगा। यहां पे अब क्या लिखो, चलो एक काम करता हूं, इतना लगा देता हूं, इतना लगा देता हूं। 30 न्यूटन का ताकत लगाया मैंने। अब तो लॉक टूटेगा कि नहीं टूटेगा, बॉडी मूव होगी कि नहीं होगी, तो अब फिर भी फ्रिक्शन पूरा 0 हो जाएगा कि रहेगा, कितना रहेगा 15 रहेगा, 25 नहीं रहेगा, पूरा तो यूज हो गया 25 जब लगाया तो यहाँ पे 25 फ्रिक्शन आया, 25 का ताकत लगाया तो उधर भी 25 अंदर तैयार हो गया अपोज। लेकिन 30 न्यूटन लगाने के बाद ये वैल्यू एकदम से 15 हो जाएंगी। कुछ लोगों को चमक ही नहीं रहा, इधर 15 कहाँ से लाया साले पुट्ट ने, हाँ कहाँ से आ गई वैल्यू, कहाँ से आ गई वैल्यू, तो 15 कहाँ से आया, क्योंकि एक बार अगर वो मूव होने लग गया तो वहां पे म्यूएस नहीं म्यू के काम करेगा। कौन काम करेगा, ये काय कोई इधर अचार डालने के लिए दिया क्या, दिया था नहीं, कौन काम करेगा, म्यू के काम करेगा। तो म्यू के काम करेगा तो ये फार्मूला अभी देखो एफ के में बदल जाएगा, म्यू एन यानी म्यू के वाला एन, कौन सा वाला एन, म्यू के इंटू एन। सो यहाँ पे म्यू के की वैल्यू कितनी है और एन कितना है, एन कितना है 50 है। सो कितना हो गया, तो अब यहाँ पे 15 न्यूटन का फ्रिक्शन चलता रहेगा। जब बॉडी मूव होना चालू हो जाएगी तो स्लाइडिंग वाला फ्रिक्शन चालू हो जाएगा, जो म्यू एस एन से नहीं निकालना है, म्यू के इंटू एन से निकालना है। कैसे निकालना है, म्यू के इंटू एन से निकालना है, क्योंकि बॉडी मूव हो गई ना, लॉक फॉक टूट गए सब, अभी लॉक वॉक टूट गया। अभी कौन सा फ्रिक्शन चालू हो गया, काइनेटिक, काइनेटिक वाले फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट भी आपको अलग से दिया हुआ है। तो अभी आप यहाँ से म्यू एस इंटू एन से सॉल्व नहीं करेंगे, म्यू के इंटू एन से सॉल्व करेंगे। समझ में आ रही बात, म्यू के इंटू एन करोगे तो 0.3 इंटू 50 यानी 15 न्यूटन का यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा। समझ रहे, एक सेकंड में बता दो फिर मेरे को कि एक्सेलरेशन, बॉडी तो एक्सेलरेट हुई ना अब, क्योंकि एक्स्ट्रा फोर्स है मेरे पास, कितना 30 है, और मुझे फ्रिक्शन में सिर्फ कितना जा रहा, 15 ही जा रहा।
तो बॉडी तो डेफिनेटली फोर्स लगे तो एक्सेलरेट होगी। बोलो कितने से एक्सेलरेट होगी? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। क्योंकि यहाँ पे अब क्या हो रहा है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है तुम्हारा, और इस ब्लॉक पे आपने फोर्स लगाया है कितना, 30 लगाया है, और इधर अपोज कितने का हो रहा है, 15 का हो रहा है। तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये रहेगी। और फिर आप यहाँ पे एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगाओगे, तो यहाँ पे क्या होगा, चलाने वाला माइनस रोकने वाला इज इक्वल टू 5 kg इंटू एक्सेलरेशन, मतलब 15 इज इक्वल टू 5a, देयरफॉर a इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ रहे? इस तरीके से प्रॉब्लम आएगा अभी तुम्हारा। अभी तक चलाने वाला माइनस रोकने वाला इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते थे आप, तो यहाँ पर तुम्हारा एक्सेलरेशन होगा चलाने वाला माइनस रोकने वाला अपॉन मास, या फिर पहले अपने बराबर चलाने वाला माइनस रोकने वाला इज इक्वल टू एम ए। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, मास को मैं अपॉन में ले लेता हूँ, चलाने वाला माइनस रोकने वाला इज इक्वल टू 5 नीचे ले लिया, कितना आ गया ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रही बात है? धीरे धीरे कैसे प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते अपन। अब यहाँ पे मान लो मैंने 40 न्यूटन फोर्स लगाया, तो अब बताओ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी यहाँ पे। टाइम लगेगा थोड़ा पक्का होने के लिए, लेकिन ध्यान देते रहो, बीच में गिव अप मत करो। अब 40 न्यूटन की ताकत से मैंने खींचा, तो बताओ फ्रिक्शन कितना, 15 ही रहेगा। अरे 30 से खींचो, नहीं तो 40 से खींचो, बॉडी तो मूव ही हो रही ना। और जब मूव होंगी तो कौन सा वाला फ्रिक्शन चालू होता, काइनेटिक वाला होता ना, और काइनेटिक वाला तो यही रहेगा ना। इसमें कहाँ से बदल होगा, ये 0.3 नहीं बदलने वाला, ये एन नहीं बदलने वाला, तो ये 50 नहीं रहेगा, तो ये तो 50 नहीं रहेगा। अगर आपने 50 न्यूटन से भी खींचा तो भी ये 50 नहीं रहने वाला, बिकॉज काइनेटिक फ्रिक्शन तो थोड़ी ना बदलने वाला है, बट यहाँ का एक्सेलरेशन बदल जाएगा, है ना। चलाने वाला माइनस रोकने वाला, 40 माइनस 15 यानी 25, और अपॉन मास यानी कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलाने वाला माइनस रोकने वाला ने 35, 50 माइनस 15 ने 35, 35 अपॉन 5 kg का मास यानी 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से फिर वो प्रॉब्लम चलते जाएंगे तुम्हारे। समझ में आ रही बात? यस। फोटो नहीं निकालना है, मेरे पास ये बढ़िया सा लिखा हुआ है मेरे हैंड राइटिंग नोट्स में, वही मैं आपको देने वाला हूँ। प्रॉपरली लिख के रखा है मैंने सब एक साथ, वही आपको दूंगा। अब एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, इससे ना और आइडियाज क्लियर हो गए। एक प्रॉब्लम लेता हूँ मैं इसमें का, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है वो। लिखा था मैंने कहीं तो भी है। ठीक है, अब इधर देखो। पहले प्रॉब्लम में जाने के पहले एक छोटा सा ग्राफ बता देता हूं आपको। ग्राफ, ये अप्लाइड फोर्स की एक्सिस है और ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की एक्सिस। अब आपको इसको पढ़ना है इस ब्लॉक के साथ। ये ब्लॉक है जो रेस्ट पोजीशन पे टेबल पे रखा हुआ। मैंने इधर धीरे 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 फोर्स लगाना चालू किया। फोर्स को पी बोलता हूं मैं, क्योंकि फ्रिक्शन को भी एफ, फोर्स को भी एफ बोलेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। सो अप्लाइड फोर्स को मैं पी बोलता हूं, और जो अपोज करने वाला है उस फ्रिक्शन को मैं एफ बोलता हूं। ठीक है, तो चलो मैं जैसे 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 फोर्स बढ़ाते जाऊंगा क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, कोई भी स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। मतलब जैसे जैसे मैं अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाता हूँ वैसा वैसा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कितना रहता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स की जितना है, जितना अप्लाई करोगे उतना ही रहता। सेल्फ एडजस्टेबल रहता। 1 लगाया 1 होगा, 2 लगाया 2 होगा, 3 लगाया 3 होगा। सो ये जैसे जैसे मैं बढ़ाते जाऊंगा ये भी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। मतलब ग्राफ देखो ऐसा निकलेगा, ऐसा निकलेगा ग्राफ, इस तरीके से निकलेगा। एक तो समय आएगा ना, लेकिन यहाँ पे एक तो समय आएगा ना, लेकिन यहाँ पे कौन सा, कि जहाँ पे आपका वो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा। अब उससे ज़्यादा 25 न्यूटन जो था ना अपना, अब उससे ज़्यादा मैं वहाँ पे पहुँच गया, 25 न्यूटन में पहुँच गया। 25 न्यूटन में पहुँच गया मतलब 25 न्यूटन फ्रिक्शन भी तैयार हो गया। और मेरे पास एफ एस का फार्मूला कौन सा है, म्यू एस इंटू एन, और ये अपना आया था आई थिंक 5 इंटू ये 5 kg का ब्लॉक था, तो ये 50 यानी कितना, यही मेरा क्या रहता है एफ मैक्स। उससे ज़्यादा फ्रिक्शन मेरे पास अवेलेबल करने की एबिलिटी सरफेस के पास नहीं है। अब मैं उससे भी ज़्यादा जब फोर्स लगाता हूँ, यानी अप्लाइड फोर्स में अगर और बढ़ाता हूँ, बराबर है, अप्लाइड फोर्स मैंने और बढ़ाता हूँ, मैं और अप्लाइड फोर्स बढ़ाऊंगा, तो उसके बाद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का क्या होता, नीचे आएगा और कांस्टेंट होगा। क्योंकि ये इसके बदले फिर ये चलने लगेगा,
बराबर ये 0.5 इंटू 50 था, अब ये चलो 4 ले लो या चलो 3 ले लेते, कितना न्यूटन, या थोड़ा सा कम रहता ये 4 लेता हो 20 न्यूटन, क्योंकि म्यू के की वैल्यू म्यू एस से कैसी रहती है, कम रहती है, क्योंकि एक बार मोशन चालू हो गया, स्लाइड होना चालू हो गया, यानी फ्रिक्शन थोड़ा, तो गाड़ी को धक्का मारने वाले पहले बहुत ताकत लगाते, बाद में एक बार गाड़ी चालू होगी फिर थोड़ा थोड़ा भी धक्का लगा तो भी चलता है, तो बाद में काइनेटिक फ्रिक्शन कम हो जाता। तो एक बार ये लॉक टूट गया 25 न्यूटन का, एफ मैक्स का लॉक टूट गया, उसके बाद अगर आपने फोर्स बढ़ाया, ब्लॉक को खींचने का फोर्स बढ़ाया, तो क्या हो जाएगा, वो लॉक टूट जाएगा, वो स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन टूट जाएंगी, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की कंडीशन टूट जाएगी और बॉडी मूव होने लगेगी, और जब बॉडी मूव होने लगेगी कौन सा फ्रिक्शन चालू हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन चालू हो जाएगा, जिसका म्यू के थोड़ा सा कम रहता है। इसके वजह से आप तो फोर्स तो बढ़ा रहे, लेकिन ये जो फ्रिक्शन है ना, ये फ्रिक्शन की लाइन पे ये जो वैल्यू थी ना, ये थोड़ी सी कम हो जाएगी, मतलब ये थोड़ा ऐसा हो जाएगा और फिर ऐसा चलेगा। सो देखो ये तुम्हारा एफ मैक्स है ना, लेकिन ये तुम्हारा एफ क्या है, समझ रहे, ये कौन से फार्मूला से निकला था तुम्हारा, म्यू एस इंटू एन, बढ़िया कौन से निकलेगा, म्यू के इंटू एन से निकलेगा। तो थोड़ा सा फिर एक बार स्लाइडिंग मोशन, चलो अप्लाइड फोर्स बढ़ा ही रहे हो, बढ़ा ही रहे हो, बढ़ा ही रहे हो, अप्लाई फोर्स कितना भी बढ़ा, देखो मैंने बाद में ना 30 न्यूटन लिया, फिर 40 न्यूटन लिया, मैंने 50 न्यूटन लिया, तो भी मेरा वो बीच वाला कॉलम 15 का ही रहा, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, वो एफ मतलब एफ फ्रिक्शन वाला कॉलम में मेरे वैल्यू 15 15 15 ही रहे, फिर बाद में तो ये बाद में कांस्टेंट हो जाएगी 15 पे। पहले शुरुआत में जैसा अप्लाइड फोर्स बढ़ाया वैसा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ा, सेल्फ एडजस्टेबल, टीचर की तरह, कम डांटो बच्चे, कम गड़बड़ कम डांटो, ज्यादा गड़बड़ ज्यादा डांटो, ज्यादा गड़बड़ ज्यादा डांटो, और ज्यादा इस तरीके से। और एक समय लिमिट टूट जाएगी ना मेरी भी सहन शक्ति की, फिर आप मान ही नहीं रहे तो मैं डांटना ही छोड़ दूंगा, या थोड़ा सा फिर जान दे यार अभी ज्यादा नहीं डांटते, कम हो जाओ, मैं शांत हो जाऊंगा, अच्छा इसका फायदा तो नहीं लेंगे कल से, हाँ ऐसा है क्या सर, हाँ ठीक है, फिर तो थोड़ा सा फिर यहाँ पे फ्रिक्शन कम हो गया, तो ये पहले बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, मैक्स पे गया, मैक्स पे गया यहाँ पे, और बाद में एक बार लॉक टूट गया, बॉडी मोशन में आ गई, काइनेटिक मोशन मतलब एनर्जी मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन चालू हो गया, और फिर ये फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी कम हो गई। ये वाला ग्राफ ध्यान में रहेगा, चलो ठीक है। अब आगे देखो ये थ्योरी का कोई अपने को फोटो निकालने की जरूरत नहीं, मेरे पास ये प्रॉपरली है लिखा हुआ, देता हूं मैं आपको। अब एक न्यूमेरिकल ले रहा हूं, अगर उसके आंसर आप सही दे सके ना तो समझ जाऊंगा कि पक्का दिमाग में बैठ रहा है कुछ, तो भी एक प्रॉब्लम लेता हूं यहाँ पे। ये एक यहाँ पे वॉल है, इस वॉल पे यहाँ पर एक ऐसा ब्लॉक है, ये ब्लॉक है ऐसा, ये ब्लॉक का वेट ही दे दिया, डायरेक्टली वेट ही लिख देता हूँ, 5 kg का मतलब 50 न्यूटन का, सीधा सीधा 50 न्यूटन का ब्लॉक है। अब ये ब्लॉक को अगर मैं ऐसा छोड़ देता हूँ तो सीधा ही गिर जाएगा, कोई भी ब्लॉक गिर जाएगा सीधा, क्योंकि अगर इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे इस ब्लॉक को वॉल के अबाउट रखता हूँ तो ये तो सीधा ही गिर जाएगा ना। लेकिन अगर देखो ये वाला ही देखो, यहाँ पे देखो, इसको अगर मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ तो सीधा ही स्लाइड होकर गिर जाएगा। लेकिन मैं अगर इसको अगर ऐसा एक फोर्स लगा के रखता हूँ तो ऐसा, अब नहीं गिर रहा है, ठीक है, वेट तो नहीं कर रहे हो, हाँ बुधवार लग गया, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, चालू भी होता है, ऐसा कुछ नहीं, मैं स्विच ऑफ करके रखा था, हाँ ठीक है। तो ये तो ऐसे सीधा गिर, लेकिन इसको छोड़ दूंगा गिर जाएगा ये। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा फोर्स लगाता हूं ऐसा, तो ये गिरता नहीं है, क्यों, क्यों नहीं गिरता है, गिर तो नीचे रहा है ना, नीचे ना गिरने के लिए मैं ऊपर फोर्स लगाना चाहिए था, नीचे ना गिरने के लिए मैंने ऊपर फोर्स लगाना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा भी फोर्स लगा दिया तो भी नहीं गिरा था वो, फिर से नहीं करके दिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन ऐसा फोर्स लगाने भी नहीं गिरा था, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बराबर सोच रहे हो आप लोग, क्योंकि इधर से फोर्स लगाया तो वॉल के तरफ से नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन कितनी मिलेंगी, ये एन, जितने ताकत से फोर्स लगाओगे उतना ही मिलेगा, सो ये एन तो एफ के बराबर ही रहेगा, जितना प्रेस करूंगा तो उतना ही सपोर्ट रिएक्शन मिलेगी, तो ये एन इज इक्वल टू एफ ही रहेगा, बराबर है। अब ऐसा होने से लेकिन फिर भी क्यों नहीं गिरा नीचे, अब और क्वेश्चन तो बाकी है ना, मुझे तो ये नीचे गिरने से बचाना था, तो ऐसा फोर्स लगाना चाहिए था ना, ऐसा हॉरिजॉन्टल लगा के अपन ने क्या ऐसा कर लिया कि नहीं गिर रहा है वो, क्यों नहीं,
नहीं, एक्चुअल चीज पे पहुंच ही नहीं रहे आप। यस, ये बात हुई, क्योंकि ऐसा नॉर्मल रिएक्शन मिलने से ये नीचे गिर सकता था। मोशन नीचे हो रहा है तो मोशन के अपोजिट कौन रहता? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये रहेगी, ये। और एफ का फॉर्मूला क्या रहता है? मैंने एफ एस इज इक्वल टू क्या रहता है? म्यू एस एन रहता है, बराबर है। पहले देखो, इसको प्रेस ही नहीं किया मैंने तो एन ही नहीं मिल रहा था। जब एन मिलेगा ही नहीं, मतलब क्या कि फोर्स की वैल्यू, देखो अभी यहाँ पे ये जो फोर्स है, फोर्स की वैल्यू अगर जीरो तो देयरफॉर एन की वैल्यू जीरो, फोर्स की वैल्यू जीरो तो एन की वैल्यू जीरो, और एन की वैल्यू जीरो तो एफ इज इक्वल टू म्यू एन, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एन की जो वैल्यू है वो भी तो क्या हो जाएगी? ये म्यू एन मान लो चाहे कितना भी हो, लेकिन एन ही नहीं है तो ये भी जीरो हो जाएगा, मतलब इसलिए ये भी आंसर जीरो हो रहा था। यानी फ्रिक्शन ही नहीं था ऊपर, और फ्रिक्शन ही नहीं था तो इस वेट को नीचे जाने से बचाने वाला कोई नहीं था, फ्रिक्शन ही नहीं तैयार होता। यानी अपन जो फिजिक्स को देखते हैं, सोचते हैं डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल को कि ऐसा प्रेस करके रखा हुई तो कोई चीज़ मतलब गिरेगी नहीं, ऐसा ऐसा प्रेस करने से नहीं गिर रहा है, तो हाँ प्रेस करने से नहीं गिरा, बट उसके अंदर की फिजिक्स आपको पढ़ना है अगर एज अ साइंस स्टूडेंट कि क्या हो रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली बताओ क्या हो रहा है। ऐसा प्रेस करने से क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि ऐसा प्रेस करने से वॉल की तरफ से उसे नॉर्मल रिएक्शन मिलेंगी, और नॉर्मल रिएक्शन मिलेंगी, एन मिलेगा तो एफ इज इक्वल टू म्यू एन रहता है, मोशन के उल्टा डायरेक्शन में फ्रिक्शन रहता है, ये फ्रिक्शन तैयार होगा, और वो फ्रिक्शन तैयार होगा तो इस वेट को बचा लेगा नीचे गिरने से। ऐसा यहाँ पे होता जाएगा। तो इसके रिलेटेड प्रॉब्लम ले रहा हूँ वैल्यूज के साथ। अब वैल्यूज के साथ दे रहा हूँ मैं, वैल्यूज कैसे दे रहा हूँ देखो, अगर मैं एफ की अलग अलग वैल्यू दे रहा हूँ, अलग अलग प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। सो एफ की वैल्यू मैं पहले वाले में दे रहा हूँ, एफ इजिकल जो लिए है बुक में वही लेता हूँ। एफ इजिकल पहले मैं ले रहा हूँ 10 न्यूटन, उसके बाद एफ की वैल्यू इन्होंने लिए, पहली वाली एफ की वैल्यू 10 लिए, दूसरी वाली एफ की वैल्यू 100, तीसरी वैल्यू ली रहे 300, फिर एफ की वैल्यू ले रहे हैं 100, बाद में एफ की वैल्यू 300 लेके प्रॉब्लम सॉल्व करने को बोल रहे हैं, 300 न्यूटन। और फोर्थ नंबर में भी कुछ वैल्यू है तो देख लेता हूँ। आई थिंक बस यहाँ तक ही रोका है प्रॉब्लम को, 50 न्यूटन 120, और यस इतना ही सफिशेंट है। इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली, ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत सेम टू सेम प्रॉब्लम आपको वर्कशीट्स में, डीपीपीज में, टेस्ट में, बुक्स में आपको मिले, सेम प्रॉब्लम इतने बार आया है, जेई में, नीट में, एआईपीएमटी, ये वाला सेम टू सेम डायग्राम का प्रॉब्लम बहुत ही बार रिपीट हुआ है। बट मैं उसमें इतने वेरिएशन करा दूंगा कि सारा ही किसी भी तरीके से इस प्रॉब्लम को पलट पुलट के पूछे तो भी आपको आना चाहिए, एक जैसा ही नहीं पूछते हमेशा, तो मैं इतने अलग अलग चीज़ें एक साथ पढ़ा रहा हूँ आपको। सो देखो 10 न्यूटन का फोर्स मैंने इसको लगाया, तो ये नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, तो म्यू की वैल्यू चाहिए अपने को। म्यू की वैल्यू मैंने बताई नहीं, तो सॉल्व कैसा करोगे आप? म्यू की वैल्यू बताते होता हूँ पहले, म्यू की वैल्यू भी दी, हाँ म्यू की वैल्यू इन्होंने दी है 0.4। यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना, उसकी वैल्यू दी है आपको 0.4, म्यू की वैल्यू दी, ओनली म्यू। यार उसको म्यू एस भी नहीं लिखा और ना ही म्यू के लिखा, ऐसा भी प्रॉब्लम आपको मिलेगा, ना म्यू एस लिखा है ना म्यू के लिखा हुआ। काम पढ़ने पर इसी को आप म्यू एस यूज करोगे, इसी पर को आप म्यू के यूज करोगे। वैसे भी आपको पता है कि घसीटते समय जैसे मैंने धक्का मार रहा हूँ, एक बार गाड़ी अगर चालू हो गई तो भी फ्रिक्शन रहेगा ही, तो वो उतना ही रहेगा करके। देखो ग्राफ में भी मैंने बताते समय ज्यादा अंतर नहीं रखा था, ये अप्लाइड फोर्स था और ये तुम्हारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था, लेकिन ऐसा करके हल्का सा ऐसा करके ऐसा किया था। मतलब ये एफ एस मैक्स और एफ के में बहुत फर्क नहीं रहता, फ्रिक्शन ऑलमोस्ट थोड़ा सा कम हो जाता, यहाँ पे बहुत ज्यादा रहता, और एक बार बॉडी घसीटने लगी थोड़ा सा फ्रिक्शन कम हो जाता, ज्यादा कम नहीं होता। देखो ये वैल्यू में और ये वैल्यू में ज्यादा फर्क नहीं होता। तो इसलिए अगर म्यू एस और म्यू के किसी क्वेश्चन में अलग अलग अगर नहीं दिए होंगे तो आप इस म्यू को ही म्यू एस बोलेंगे, इस म्यू को ही म्यू के। कभी कभी म्यू एस दिया रहेगा बट दूसरा म्यू के नहीं दिया रहेगा, तो उस म्यू एस को ही आप म्यू के मान सकते हो, ठीक है। तो अब उस बेसिस पे यहाँ पे प्रॉब्लम अपने को करना है। पहले मैंने लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, इधर से धक्का, इधर से प्रेस करके रखा 10 न्यूटन से। तो आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, इसमें 2 क्वेश्चन उसे आपको आंसर देना है। आपको एक आंसर देना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना तैयार होगा, और दूसरा आंसर देना है एक्सेलरेशन कितना तैयार होगा। बोलो पहले क्वेश्चन के लिए कितना? 4। चलो करते हैं। 10 न्यूटन का फोर्स लगाया,
तो नॉर्मल रिएक्शन तो 10 ही रहेगी, n इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 10 ही रहेगा, बराबर। एफ इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 10 ही रहेगा। उसके बाद अपन ने यहाँ पे निकालना चाहिए एफ एस। जो सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करना बोला मैंने, स्टेप नंबर 1, वो एफ मैक्स निकाल लेना। एफ मैक्स यहाँ पे ज्यादा कितनी एबिलिटी है फ्रिक्शन तैयार करने की, वो निकाल लेना। कितना एफ मैक्स, म्यू एस इंटू एन। सो म्यू एस कितना है 0.4, म्यू एस है 0.4 इंटू एन, एन है कितना 4 न्यूटन। तो आपके पास एफ मैक्स यानी एफ एस मैक्स कितना है 4 न्यूटन है। तो बोलो बॉडी नीचे, एक्सेलरेशन बॉडी नीचे मूव होगी कि नहीं होगी, होगी, क्योंकि नीचे कितना है 50 न्यूटन है। तो ये 4 न्यूटन का फ्रिक्शन इस 50 न्यूटन को बचा पाएगा क्या, नहीं। दिस 4 न्यूटन इज वेरी मच लेस देन 50 न्यूटन, दैट्स व्हाई बॉडी मूव डाउनवर्ड, बॉडी डाउनवर्ड मूव होगी। देयरफॉर बॉडी मूव्स डाउनवर्ड, बॉडी नीचे मूव होगी। और कितने एक्सेलरेशन से होगी निकालना है, तो कोई डायरेक्ट बता देगा। हाँ, बॉडी का मास नहीं बताया मैंने शायद, बॉडी का मास उन्हें 50 न्यूटन दिया ही है ना, मतलब ये 5 kg ले लो आप, जी की वैल्यू 10 मानते हुए। तो बताओ एक्सेलरेशन, चलाने वाला माइनस ये एफ एस कितना है 4 न्यूटन है ना, मतलब रोकने वाला, ठीक है। बॉडी मूव हो रही है मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन, बॉडी मूव हो रही है मतलब मोशन, मोशन है काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन निकालने के लिए म्यू के दिया ही नहीं है, मतलब इस म्यू एस को ही आप म्यू के मानने वाले हो, और इसलिए इस फ्रिक्शन को ही आप म्यू एफ के मानने वाले हो, एफ एस को ही एफ के मानने वाले हो। तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला, रोकने वाला इतना, और इज इक्वल टू 5 इंटू ए, मतलब आपका ए आ गया तुम्हारा 46/5। ठीक है, छोड़ो वो, अपने को कैलकुलेशन इज नॉट मतलब मैटर हियर, अभी अपने को पढ़ना है, वो कैलकुलेशन करने में एनर्जी वेस्ट मत करो। दूसरा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो कितना आ गया फिर 4, यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताओ 40 आएगा। चलो, क्योंकि यहाँ पे n इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 100, सो देयरफॉर एफ एस मैक्स जो आएगा तुम्हारा, एफ एस मैक्स वो कितना आएगा म्यू एस इंटू एन, एफ एन म्यू एन होता है। चलो एफ एस मैक्स तुम्हारा कितना आएगा, म्यू कितना है 0.4 इंटू 100, एंड एफ एस मैक्स तुम्हारे पास कितना है 40 न्यूटन है। तो चलो बॉडी मूव होगी या नहीं होगी, होगी, क्योंकि 40 अभी भी सफिशिएंट नहीं है, मेरे पास कितना वेट है 50। सो हियर दिस 40 इज अगेन लेस देन 50, दैट्स व्हाई डाउनवर्ड, शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है, डाउनवर्ड मोशन होगा। एक्सेलरेशन के लिए चलाने वाला माइनस रोकने वाला, चलाने वाला माइनस रोकने वाला, चलाने वाला माइनस 40 ऊपर से रोकेगा, एंड दैट्स इक्वल टू 5 इंटू ए। सो ए इज इक्वल टू आएगा तुम्हारा इतना, ठीक है ना, 10/5 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। चलो उसमें बताओ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताओ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना 1, बराबर। कैसे क्या, n इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू कितना 300, एफ एस मैक्स कितना म्यू एस इंटू एन, सो एफ एस मैक्स कितना 0.4 इंटू कितना 300, सो एफ एस मैक्स कितना 120। अब बताओ बॉडी मूव होगी कि नहीं होगी, बॉडी मूव होगी कि नहीं होगी, नहीं। 120 का फ्रिक्शन है, दबा के रखा मैंने, प्रेस करके ज्यादा प्रेस किया तो नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा मिली। फ्रिक्शन इतना तैयार हुआ 120 का जो 50 न्यूटन को आराम से रोक लेगा। सो दिस टाइम दिस 120 इज ग्रेटर एंड वेरी मच सफिशिएंट देन 50, एंड दैट्स व्हाई बॉडी इस बार मूव होगी क्या नहीं होगी, बोलो नहीं होगी, क्योंकि आपको रोक लेगा, ये 120 न्यूटन रोक लेगा। तो यहाँ पर जो है बॉडी मूव नहीं होगी, नो मोशन ऑफ द बॉडी, नो मोशन ऑफ द बॉडी, बराबर है। एक्सेलरेशन निकालेंगे क्या फिर, नहीं, एक्सेलरेशन कितना हो गया 0, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना बना, ये आपने गलत आंसर दिया सबने मिलके। सब ने, पूरे क्लास ने मिलके एक साथ गलती करेंगे, गलती कर, टिक किया धड़ाधड़, पूरे सेंटर ने गलत आंसर टिक किया जितने परीक्षा में बैठे थे। ये होता है उसमें समझने की बात, डेलिकेट छोटी सी चीज की जो गलत और सही के बीच में का फर्क। यहाँ पे तुम्हारा बैलेंस खो दिया आप लोगों ने। बॉडी मूव हो रही क्या, फिर ये मोशन है कि स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन जब चलते रहता है तो सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स रहता है, तो सेल्फ एडजस्ट, मेरे पास कितना फ्रिक्शन अवेलेबल है 120 न्यूटन का, पर पूरा मैं यूज काय को करूंगा, क्योंकि बॉडी नीचे कितने से जा रही है, तो फ्रिक्शन भी कितना तैयार होगा 120 की जरूरत ही नहीं मेरे को, 50 ही तैयार होगा। अब 20 तो करवाया, ये पकड़ के रखा था मैंने,
1000 न्यूटन की ताकत लगाऊंगा क्या मैं? मेरे को किसी ने 5 न्यूटन से खींचा तो मैं 5 न्यूटन से ही पकड़ूंगा, ठीक है। सो इसी तरीके से जब बॉडी यहाँ पे मूव होने ही वाली नहीं है, क्योंकि मेरे पास 120 का फ्रिक्शन अवेलेबल है, 120 का, बॉडी स्टैटिक मोशन में, स्टैटिक रहने वाली है, रेस्ट पोजिशन में रहने वाली है, स्टेशनरी रहने वाली है, तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा, काइनेटिक की स्टैटिक? स्टैटिक। और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी रहती है? अप्लाइड फोर्स की जितनी रहती है। जरूरत ही नहीं 120 की, तो फ्रिक्शन 120 का काय को रहेगा? आपको ऑप्शंस भी रहेंगे, आपको ऑप्शंस भी रहेंगे, आपको ऑप्शंस भी रहेंगे, ऐसे दिए हुए डेफिनेटली रहेंगे। आपको यहाँ पे ऑप्शंस रहेंगे 40 न्यूटन, 50 न्यूटन, 120 न्यूटन, 140 न्यूटन, ऐसे ऑप्शंस रहेंगे। और आप फटाक से इसको टिक करोगे, जैसे आप एफ इज इक्वल टू म्यू एन निकाले बराबर, और रॉन्ग आंसर रहेगा वो। आपका करेक्ट आंसर ये है। क्यों? क्योंकि आपके पास भले ही 120 की फ्रिक्शन की अवेलेबिलिटी है, लेकिन बॉडी कितने से खींच रही है, और बॉडी मूव तो हो नहीं रही है, तो फिर यहाँ पे 50 न्यूटन का ही फ्रिक्शन ऊपर तैयार होगा, 50 से ज़्यादा तैयार नहीं होगा, 50 न्यूटन का फ्रिक्शन तैयार होगा, यहाँ पे ध्यान में रखना। अगर मैं यहाँ पे 500 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, तो बताओ रेस्ट एक्सेलरेशन का आंसर कितना रहेगा? ये फोर्स 500 न्यूटन का लगाता हूँ, बहुत फोर्स लगाया, तो फ्रिक्शन कितना होगा? बहुत तैयार होगा। कितना? 0.4 इंटू 500, 0.4 इंटू 500 है ना, कितना हो जाएगा? 200 न्यूटन हो जाएगा। ये यहाँ पे आंसर आएगा 0.4 इंटू 500, मतलब 200 न्यूटन। 200 न्यूटन का फ्रिक्शन तैयार हो जाएगा। मेरा 200 न्यूटन की अवेलेबिलिटी है, तैयार नहीं होगा। एफ मैक्स की वैल्यू है, जरूरत पड़ने पर काम में आ सकती है, एफ मैक्स की वैल्यू है, लेकिन 200 न्यूटन का फ्रिक्शन तैयार होगा क्या? क्योंकि बॉडी रेस्ट पोजीशन में रहेगी। पहले तो एक्सेलरेशन बताओ, जीरो, बॉडी नीचे आएगी नहीं, एक्सेलरेशन जीरो। लेकिन रेस्ट पोजीशन में स्टैटिक फ्रिक्शन तैयार होता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स जितनी है, और अप्लाइड फोर्स कितना है? 50। तो यहाँ पे भी 50 का ही आपको आंसर टिक करना रहेगा, ठीक है। तो अब बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। आंसर देते समय बहुत संभल के रहना है, आदत हो जाएगी आपको धीरे धीरे, बहुत सारे वर्कशीट में प्रॉब्लम्स वगैरह आएंगे तो, बट ये सब इस तरीके से है, ठीक है। अब ये वाला जो है, इतना ले लेते हैं अपन इसका फोटो। ये भी है ऑलरेडी मेरे पास लिखा हुआ, बट इसका अगर ये बेटर लगा तो ये सेंड करूँगा, जो ऑलरेडी है तो नहीं।